हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से कंडीशनल सेंटेंसेस। यस, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, बुक से भी हो सकता है, यूट्यूब से भी पढ़ा हो। यस, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी कंडीशंस मैं आपको ना बता करके सिर्फ और सिर्फ कुछ गिनी चुनी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, ज़रा उनको ध्यान दीजिएगा। यस गाइस, यहाँ चैप्टर की शुरुआत पहले ही बड़े खतरनाक रूल से होगी। इतना बेहतरीन रूल आपने शायद ही कभी देखा हो। मतलब रूल तो आपने शायद देखा होगा ये वाला, लेकिन ये कंफ्यूजिंग रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस का। मैं भी जब भी अपने सेंटर पे कई बार पढ़ाता हूँ तो बच्चों को अक्सर मैंने इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। बाकी आप लोगों का देखते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं नहीं है। बहुत प्यारा रूल है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो बच्चों ध्यान देना, कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत हम लोग इफ से करते हैं। किससे करते हैं? इफ से। यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई ना कोई शर्त पहले से ही रख दी जाती है कि ये सेंटेंस में अगर ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूँगा और वैसे होगा तो वैसे होगा। यानी कि सेंटेंस में कोई ना कोई एक कंडीशन पहले ही रख दी जाती है, उसको कहा जाता है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। यस बच्चों, सेंटेंस की शुरुआत इफ से होगी। किससे होगी? इफ से होगी। इफ के बाद आपका सेंटेंस बनना शुरू होगा। यस, एक बहुत बड़ी मिस्टेक इससे और याद रखेगा, डबल मॉडल वर्ब एक ही सेंटेंस में कभी भी नहीं आती है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। मैंने बताया आपको कि अगर डबल मॉडल वर्ब कभी भी एक सेंटेंस में हो तो आप लोग इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन के बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे। कुल मिलाकर के 11 वर्ड है, इस पेन को भी काउंट कर लेना मेरे। कुल मिलाकर के 11 शब्द हैं ऐसे जिनके बाद अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो उनके बाद नहीं आएगी। सिंगल में उनके बाद आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल में उनके साथ में मॉडल वर्ब नहीं आएगी। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पहला रूल देखेगा बच्चों ध्यान से, इफ का पहला केस देखेगा। मैंने कहा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। नेक्स्ट पार्ट भी आपका बन रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस में। यानी कि अगर बात करूं तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहे हैं। किस में बन रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शायद ही आपने ये स्ट्रक्चर कभी देखा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर भी रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नेक्स्ट वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि इफ वाला पार्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन गाइस ध्यान देना, अगर घटनाएं आपके प्राकृतिक हों, कैसी हों? प्राकृतिक हों, चाहे उनमें से एक हो या दोनों। अगर दोनों घटनाएं प्राकृतिक हैं तो भी, अगर एक घटना प्राकृतिक है तो भी आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनना है, ध्यान देना। जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वह पानी बन जाएगी। यहाँ पे ये काम आपने किया, लेकिन दूसरा काम अपने आप हो रहा है। ये काम करने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यस बच्चों, ध्यान देना, यदि कोई भी एक काम या दोनों काम स्वतः हो रहे हों जिसमें आप लोगों का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, ना ही आप हस्तक्षेप देखे भी कुछ बिगाड़ सकते हैं उसका। अगर आप चाहें तब भी इसको पानी बनने से नहीं रोक सकते, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। दोनों पार्ट आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे। जैसे कि आपने कहा इफ इट रेन्स द ग्रास वेट्स। अगर बारिश होगी तो घास भीगेगी। ना तो आप इसे रोक सकते, ना ही आप इसे रोक सकते। ये दोनों ही काम आपके हाथ के नहीं हैं। यस गाइस, सो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। यदि दोनों में से कोई भी एक काम या दोनों काम स्वतः हो रहे हों, सेल्फ हो रहे हों, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई है। जरा देखिएगा एक सेंटेंस इफ ना लगा करके किस तरह से आपको ये सेंटेंस पहले भी दिया गया है, उसको देखिएगा। इफ नहीं लगा है इसमें, लेकिन सेंटेंस दिया गया है आपको। कई बार आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर यू फील। यहां पे एग्जाम में विल लगा करके मिस्टेक दी जाती है। द हायर यू गो द कूलर यू विल फील, ऐसे सेंटेंस दिया गया है एग्जाम में, कई बार मैंने भी देखा है। कई सारे बच्चों ने इसको ठीक भी किया है। उनको लगता है कि पहले वाला इंडेफिनिट
दूसरे वाला फ्यूचर इंडेफिनिट बनना चाहिए। लेकिन गाइस ये दोनों ही काम आपके सेल्फ हो रहे हैं, प्राकृतिक हैं, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ ये काम किया, वो काम अपने आप हुआ है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊंचा जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करोगे। बिल्कुल सच्ची बात है बच्चों, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, आपको फील होगा ही होगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनने थे। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, यानी कि जितना ज़्यादा मिलता चला जाता है उतना ही ज़्यादा आप लोग चाहते चले जाते हैं। यस, आपको लगा कि इतना मिल गया तो आप सोचते हैं कि अब इतना और मिलना चाहिए। सभी के लिए, चाहे मैं भी हूँ, चाहे उसमें आप भी हूँ। और बच्चों संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ने की तरफ हमेशा कदम रखते चले जाना चाहिए। आपका 70 प्लस स्कोर जाना चला गया, आपने 80 पे तैयारी करनी शुरू कर दी, 80 जाना शुरू हो गया, आपने 90 शुरू कर दी, 90 शुरू हो गया तो 90 से ऊपर की जानी शुरू कर दी। सो करते रहिएगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, मैंने कहा यदि दोनों में से कोई भी एक काम या दोनों काम सेल्फ हो रहे हों जिसमें आपका कोई लेना देना है ही नहीं, सो आप दोनों को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, ध्यान रखिए। यस, अब चलते हैं अपने अगले रूल पे। जो आपने पढ़ा होगा, ये पहला ही रूल आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन बच्चों है तो है, जरा ध्यान देना। अब अगला रूल है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या एस, और नेक्स्ट पार्ट आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इधर वाला हिस्सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और उधर वाला हिस्सा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। यस गाइस, एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने कहा इफ यू कम हेयर, इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यहां मैंने एक शर्त रख दी कि अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यह आपका सेंटेंस कंडीशनल है, पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे वाला हमने बनाया फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान रखना बच्चों, इफ वाला पार्ट अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा पार्ट भी हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है कंडीशन सेंटेंस का। इफ वाला पार्ट जो है अगर वो पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी आपकी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये आपको कई बार परेशान करेगा, कई बार से मतलब इतना दुखी करेगा आपको ये कि आप लोग एक बार को तो इससे हाथ छोड़कर भागने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मैं नहीं भागने दूंगा आपको। आपका हाथ मैंने पकड़ लिया है। ध्यान देना, इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म तो भी सेंटेंस में नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन हो, हैड प्लस नाउन हो तो भी नेक्स्ट वाले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और अगर इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन हो, वर्ब प्लस नाउन हो, तब भी आपका यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। गाइस यहाँ अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते देखिए, हैड वाले पार्ट के साथ में वो वुड हैव लगा देते हैं, लेकिन गाइस वो अभी अगला रूल है, हैड के साथ अगर नाउन है तो वुड हैव, सॉरी वुड, और हेड के साथ अगर वर्ब है तो वुड हैव। यहाँ पे हेड के साथ नाउन है। मैंने आपको वर्ब और टाइम एंड टेंस के चैप्टर में शुरुआत में बताया था कि यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करती है। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती है। यहाँ वही तो हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ मेन वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ हैड एज ए सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब भी एज ए सेकंड फॉर्म ही आ रहा है। हैड सेकंड फॉर्म है हैव की, वर्ब सेकंड फॉर्म है बी की, बी आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉज या वर, थर्ड फॉर्म बी।
यस गाइस, ये आपका बी के तीनों फॉर्म है, बी, वॉज, वर, बीन। यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर से थोड़ा सावधान रहिएगा। तीनों की जरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा इफ आई विजिटेड आगरा आई वुड सी द ताज। इफ आई विजिटेड आगरा आई वुड सी द ताज। आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करा, तो आपने यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करा है। विल का पास्ट है आपका वुड, विल का पास्ट है आपका वुड। आपने कहा इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हर। यानी कि इफ आई वर यू से मतलब यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता मतलब यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। यहाँ पे आपने वर एज ए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, क्योंकि उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है इसलिए। अगला पार्ट, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड गिव इट टू यू। अगर मेरे पास छाता होता तो मैं उसे तुम्हें दे देता, अगर मेरे पास छाता होता तो मैं उसे तुम्हें दे देता। यहाँ पे भी हैड आपका एज ए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया वुड का। यस, थोड़ा सावधान रहेगा इससे। अगला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो कंफ्यूजिंग इसीलिए ही है, जरा देखना ध्यान से क्यों है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप लोगों ने इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई तो उधर भी थर्ड फॉर्म आई है। अब यहाँ पे ये हैड आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। यहाँ ध्यान रखना, हेड के बाद नाउन तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हेड के बाद वर्ब तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बस यही रूल है कंडीशन टेंस से। अगर मैं कहूँ तो एग्जाम में तो सिर्फ यही आ रहा है, बस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है, दूसरा आ ही नहीं रहा है। लेकिन मजबूरी है बच्चों, पढ़ाने सारे पढ़ते हैं, पढ़ने भी सारे पढ़ेंगे, ये भी मजबूरी है। क्योंकि ऐसा भी कंफर्म नहीं है कि मैं कह दूँ कि बस यही आएगा, आ रहा है बात अलग है, लेकिन यही आएगा ये कहना एक अलग बात हो जाएगी। ये बच्चों तो पढ़ने सभी पढ़ेंगे आपको। मैंने कहा इफ आई हैड कार आई वुड ड्रॉप यू टू द स्टेशन। यदि मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ाता, मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ाता। और उसने कहा इफ आई हैड बोट अ कार आई वुड हैव ड्रॉप्ड यू टू द स्टेशन। अगर मेरे पास कार होती तो तुम्हें स्टेशन पे छोड़ आता। फिर इस तरह से बात करेंगे, यानी कि हैड के साथ नाउन तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी नहीं है, इतना खतरनाक भी नहीं है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आपको रूल बता रहा हूँ गाइज, इनसे एग्जाम में आज तक सिर्फ एक बार एरर आई है, बस एक बार। पिछले 35 साल के प्रैक्टिस सोल्व करने के दौरान मैंने इनसे एक बार एरर देखी, अब तक दोबारा एरर नहीं देखी। लेकिन गाइस आपके एग्जाम में ये घटना दोबारा ना घटे, इसलिए ये रूल जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये रूल बुक में जिक्र नहीं है इसका। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर के साथ में अगर आईएनजी केस आए तो
और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी तक तो वॉज या वर्ब के साथ में, वॉज तो आ ही नहीं रहा था, खैर वर्ब के साथ में सिर्फ और सिर्फ नाउन लगा रहे थे। यहाँ पे आपने वर्ब भी लगाई है तो दूसरे पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। मैंने कहा इफ आई वॉज प्लेइंग IPL 13, अगर मैं IPL 13 खेल रहा होता, आई वुड हैव वन पर्पल कैप। अगर मैं IPL 13 खेल रहा होता तो मैं पर्पल कैप जीत गया होता, ऐसा कहना चाह रहा है। या फिर आपसे कहे वो कि इफ आई वॉज टू प्ले IPL 13, तब भी आपका स्ट्रक्चर आगे वाला यही रहने वाला है। ये एक नया स्ट्रक्चर है गाइज, एग्जाम में आज तक नहीं आया है, लेकिन अगर आ गया तो आप ऐसे में क्या करेंगे, इसलिए पहले से ही केयरफुल। मैंने अभी तक आपको नहीं कहा, लेकिन अब कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। यस गाइज, चलिए फिलहाल चलते हैं आगे अपनी बात को लेकर के। एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिए फटाफट से, फिर बात खत्म करते हैं अपनी। मैंने कहा कि इफ के साथ सब्जेक्ट, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरे वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यस। और इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरे वाले में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा तब जब दोनों में से कोई ये घटना या दोनों घटना आपकी अपने आप घट रही हो। इफ वाला पार्ट अगर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में हो, किस में हो, सेकंड फॉर्म में हो, इस सेकंड फॉर्म की जगह आपकी खुद सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, हैड प्लस नाउन भी आ सकता है, वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इफ वाले पार्ट में अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। इफ वाले पार्ट में अगर सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म या फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी तो भी नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ये इसका एक हल्का सा ओवरव्यू। हालांकि आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दे ही जाएंगे PDF के माध्यम से, वहाँ से तो आप लेंगे। फिलहाल यहाँ भी देखिएगा आगे बात को अपनी। सो बहुत इंपॉर्टेंट था स्ट्रक्चर। एक छोटा सा स्ट्रक्चर और देख लीजिएगा ध्यान से, वो स्ट्रक्चर क्या है। वो स्ट्रक्चर है आपका बच्चों, ध्यान देना, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल। ये भी आपके एज ए कंडीशनल सेंटेंस ही काम करते हैं, लेकिन ध्यान देना कि इनके बाद वाले पार्ट में कभी भी नोट ना आ जाए। बस इनके जस्ट बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस नोट यहाँ पे ना आ जाए, ये बात ध्यान रखना। इनके बाद वाले पार्ट में नेगेटिव वर्ड ना आ जाए, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। यस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। अनलेस you work hard you won't succeed। सो यहाँ इस वाले पार्ट में कभी भी नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही आपका एक नेगेटिव वर्ड है। आपको इसके साथ में एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद आपका नेगेटिव है। अनटिल आई कम वेट फॉर मी, जब तक मैं ना आऊँ मेरा इंतजार करना। सो यहाँ पे आप इस पार्ट में कभी भी नेगेटिव वर्ड मत लगा देना। अनटिल समय के लिए लगता है, अनलेस कंडीशन के लिए लगता है, शर्त के लिए लगता है। अगर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, आप हमेशा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई है और ना ही अब पूरी होगी कम से कम, तो आप साथ में इस्तेमाल करेंगे इफ प्लस वर। सभी के साथ वर का इस्तेमाल होगा। जैसे कि उसने कहा इफ शी वर अ डॉल, काश वह गुड़िया होती, काश वह गुड़िया होती। इफ शी वर प्रियंका चोपड़ा, काश वह प्रियंका चोपड़ा होती, काश वह प्रियंका चोपड़ा होती। इफ आई वर द पीएम, काश मैं प्रधानमंत्री होता। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं चिड़िया होता। तो वो इच्छाएं जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होंगी, उनके साथ में आप हमेशा सभी के लिए वर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आगे नाउन हो या प्रोनाउन। इफ आई वर यू आई वुड करेक्ट द एग्जाम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एग्जाम करेक्ट कर देता। ये बात सत्य है, लेकिन उस समय की अगर हालात की बात करूं तो इतनी मजबूती नहीं थी। यस गाइस, चलिए फिलहाल बच्चों एक वर्ड और बड़ा प्यारा जो बहुत इस्तेमाल होता है वो है आपका एज इफ। एज इफ यानी कि जैसे कि, एज इफ यानी कि जैसे कि, एज इफ यानी कि जैसे कि। इसके बाद वाला पार्ट भी आपका पास्ट में ही बनेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। उसने कहा शी बिहेव्स एज इफ शी वर द क्वीन, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कहें कि महारानी हो। शी बिहेव्स एज इफ शी वर द क्वीन, वह ऐसे बिहेव करती है जैसे कहें कि महारानी हो। ही स्पेंड्स एज इफ ही वर द सन ऑफ अंबानी, वह ऐसे खर्च करता है जैसे कि वो अंबानी का बेटा हो, जैसे कि वह अंबानी का बेटा हो। आप इनके साथ भी हमेशा बाद वाला पार्ट वर यानी कि पास्ट में ही रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि एज इफ का मतलब भी है जैसे कि, यानी कि वो है नहीं लेकिन अपने आप को सोचती है वैसा। ऐसी स्थिति में आप लोग यहाँ पे वर प्लस नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। यस गाइस, सो ये भी था आपका एक स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा, इसको भी आप ध्यान से रखिएगा अपने पास। सो गाइज, कंडीशन सेंटेंसेस से ये तो मैंने आपको बहुत आगे तक की बात बता दी। इस तरह की एरर बहुत रेयर कुछ बुक्स वाले अपनी बुक पे दे देते हैं जानबूझकर दिखाने के लिए कि हमने आपको कितना एक्स्ट्रा पढ़ाया। ये बात सत्य है। अगर हम लोग पैरामाउंट या केडी वगैरह की बुक उठाएंगे तो वहाँ पे खूब सारी एरर इस तरह की देखने को मिलेंगी, सिर्फ उन्हीं की बुक में ही। यस, एमबी वगैरह में आपको इस तरह की एरर देखने को नहीं मिलेगी जल्दी से, क्योंकि एमबी वगैरह में वो है जो एग्जाम में आ रहा है और ये वो देते हैं जो इनके मन में आ रहा है। यस, तो ये जानबूझ करके ऐसा कुछ मटेरियल देंगे जिससे कि दिखाएंगे कि ये सिर्फ हमारी ही बुक में है और किसी बुक में नहीं है। गाइस, ऐसे बहुत सारे रूल अभी भी हैं जो मैं चाहूँ तो आपको पढ़ा सकता हूँ और आपके ऊपर अपना इंप्रेशन जमा सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, ना तो मैं यहाँ पे इंप्रेशन जमाने आया हूँ और ना ही आपको अंग्रेजी का मास्टर बनना है। आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है और मेरा उद्देश्य भी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक कराना है। अन्यथा अभी तो बच्चों कंडीशन सेंटेंस के इतने रूल पड़े हुए हैं, अगर मैं कंडीशन सेंटेंस पढ़ाऊँ तो कम से कम 2 घंटे लेक्चर कंडीशन सेंटेंस का हो जाए। ग्रामर का कोई अंत नहीं है, किसी प्रकार से भी अंत नहीं है। बहुत सारे रूल पढ़ा सकता हूँ, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट है, बशर्ते वकी वगैरह बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन एग्जाम में का कोई यूज़ तो नहीं है ना गाइज। यस, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो पढ़िए जो एग्जाम में आ रहा है बस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ पढ़ रहे हैं मिरर बुक या एमबी बुक, तो आप बताइए कि एज इफ अब तक कितनी बार आया एग्जाम के अंदर। पिछले कई सालों में मैंने एज इफ को आज तक एग्जाम में आते हुए नहीं देखा, बस इनकी बुक के अलावा। इसलिए मैंने पढ़ाया मजबूरन ये, क्योंकि कल को जब मैं प्रैक्टिस कराने बैठूंगा और मैं इनकी बुक में ये एरर देखूंगा, आपको कराऊंगा, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं। इसलिए मजबूरन मैंने आपको पढ़ाया, वरना एज इफ वाला रूल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। यहाँ आज आपका वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस होता है फिनिश। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अभी फिलहाल करेंगे प्रैक्टिस, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।